नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं के टॉपिक तुलनात्मक लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, विकास एवं महत्व विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक आधुनिक अवधारणा है जो दो या अधिक प्रशासनों के अध्ययनों पर बल देती है। विद्वानों का मानना है कि जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो तब तक किसी भी विषय को सही ढंग से सही नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्री एमाइल दुर्गेम मानते हैं कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की सुसंगत व्याख्या तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, और ऐसी मान्यताएं राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान विषय में भी प्रचलित हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है? तुलनात्मक लोक प्रशासन का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन है। सामान्य अर्थों में दो या दो से अधिक देशों, क्षेत्रों, प्रांतों, स्थानों की लोक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। निम्रोद रेफली के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। एक और अन्य परिभाषा जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुलनात्मक प्रशासन समूह, जिसको CAG कहते हैं, की है। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रयुक्त लोक प्रशासन के सिद्धांत और तथ्यात्मक सामग्री जिसके द्वारा इनका विस्तार और परीक्षण किया जा सकता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंग हैं। इसी प्रकार से एक और परिभाषा देखिए, हारून ए खान लिखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन दूसरे देशों के लोक प्रशासन के अध्ययन करने को कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा FW रिक्स की है कि तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभव मूलक तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए किया जाना चाहिए। तुलनात्मक लोक प्रशासन आदर्श मूलक उपागम से अनुभव मूलक उपागम की ओर ले जाने और विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर ले जाने तथा गैर पारिस्थितिकी आधार को ढूंढने की प्रवृत्तियां रखता है। इस प्रकार हम संक्षिप्त में इन परिभाषाओं के आधार पर हम लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं जो संक्षिप्त में हैं उनको समझ सकते हैं। पहला बिंदु है लोक प्रशासन एक ज्ञान की, तुलनात्मक लोक प्रशासन ये लोक प्रशासन की ज्ञान की एक नई शाखा है। दूसरी विशेषता है कि ये दो या दो से अधिक संगठनों, देशों, व्यवस्थाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। तीसरी एक विशेषता है इससे पूर्व के जो परंपरागत सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक विधि को अधिक बल दिया जाने लगा है। नेक्स्ट विशेषता है कि विशिष्टता के स्थान पर सामान्यीकरण की ओर ले जाने का प्रयास इस तुलनात्मक लोक प्रशासन में किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है तुलनात्मक लोक प्रशासन को एक निर्जीव यंत्र नहीं मानता, बल्कि उस ढांचे को जिसमें उसके पर्यावरण को, वातावरण को समझने का प्रयास भी करता है, जिससे वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है कि यह विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, संगठनों के मध्य निकटता लाता है, दूरी को समाप्त करता है। और एक अंतिम जो विशेषता है तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये सामाजिक विज्ञानों में एक परस्पर एक समन्वय स्थापित करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की इन विशेषताओं के आधार पर तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उनको भी हम 3-4 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला बिंदु है विशिष्ट प्रशासनिक समस्याओं, पद्धतियों, कार्यप्रणालियों, संरचनाओं और नीतियों का अध्ययन करके सामान्य नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करना इसका उद्देश्य होता है। तुलनात्मक आधार पर जो उद्देश्य का दूसरा बिंदु है कि प्रशासकीय व्यवहारों को विभिन्न राष्ट्रों, संस्कृतियों, व्यवस्थाओं और वातावरण के रूप में विश्लेषित करना अथवा उसकी व्याख्या करना भी है, इनका एक उद्देश्य है। एक और उद्देश्य कि विभिन्न प्रशासनिक संगठनों, उनके स्वरूपों, उनकी पद्धतियों की तुलनात्मक परिस्थितियों के आधार पर पहचान कर उनकी सफलताओं और आवश्यकताओं और उनके कारणों की जांच और पड़ताल करना है।
और एक और जो उद्देश्य है तुलनात्मक प्रशासन का अध्ययन का, कि विभिन्न देशों और स्तरों पर प्रवर्तित जो प्रशासनिक सुधार की कार्य योजना है, कार्यनीति है, उसको समझने का प्रयास करते हुए तुलनात्मक लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक, व्यापक, व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रवृत्तियाँ। F.W. रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 प्रवृत्तियाँ हैं: आदर्शात्मक से अनुभव मूलकता की ओर, विशिष्टता से सामान्य परकता की ओर, और गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की ओर। रिक्स लिखते हैं कि ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में 3 जो प्रवृत्तियां हैं वो केवल इस आधार पर है। पहला, आदर्श से अनुभव मूलक की ओर। रिक्स मानते हैं कि केवल हमें सिद्धांत नियमों की व्याख्या क्या होना चाहिए पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हमारे सामने जो स्थिति है अथवा क्या है पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि सिद्धांत की बजाय यथार्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी प्रवृत्ति बताते हैं विशिष्टता से सामान्य की ओर। रिक्स के अनुसार विशिष्टता अथवा किसी संगठन, व्यक्ति और समाज के अध्ययन की बजाय हम तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाए, उन तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाए जो सामान्य परख या व्यापकता लिए हुए हैं। तीसरी जो प्रवृत्ति जो रिक्स ने बताई है वो है गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की ओर। लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण के जो कारक हैं उनका अध्ययन करने पर जोर दिया है, पारिस्थितिकी अध्ययन पर जोर दिया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में फेरेल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 प्रकार की प्रकृति बताई है। पहली है सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति, दूसरी है विकासमान प्रकृति, तीसरी है सामान्य प्रणाली का प्रारूप, और अंतिम है मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। ये 4 प्रकार की जो प्रकृति है फेरेल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में बताया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला है बृहद स्तरीय यानी कि व्यापक अध्ययन का क्षेत्र, दूसरा है मध्य स्तरीय यानी कि मध्य लेवल का, और तीसरा है लघु स्तरीय यानी कि सूक्ष्म लेवल का अध्ययन क्षेत्र। पहला अध्ययन क्षेत्र है वो है व्यापक बृहद स्तरीय अध्ययन क्षेत्र। जब किसी 2 या 2 से अधिक देशों की संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे अथवा उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परस्पर तुलना किसी दूसरे देश से की जाती है तो उसको हम व्यापक तुलनात्मक अध्ययन की श्रेणी में, वृहद तुलनात्मक अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संपूर्ण प्रशासन की परस्पर तुलना 2 देशों से करें तो इस अध्ययन को हम इसी कैटेगरी में यानी कि वृहद अथवा व्यापक अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है मध्य स्तरीय तुलना के अध्ययन का अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो ना तो बहुत व्यापक हो ना बहुत सीमित हो या सूक्ष्म हो। इसमें किसी भी एक इकाई के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अगर किसी भाग या दूसरे एक देश की प्रशासनिक तंत्र की दूसरे देश की उसी भाग की परस्पर तुलना की जा सकती है। जैसे भारत की नौकरशाही अथवा लोक सेवकों की ब्रिटेन की लोक सेवाओं से तुलना करना, अथवा भारत की स्थानीय प्रशासन की अमेरिका अथवा प्रशासन के नगरीय स्थानीय प्रशासन से तुलना करना। इस प्रकार परस्पर मध्य स्तरीय अध्ययन की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों का उद्देश्य किसी समस्या क्षेत्र के विशेष गुणदोषों के आधार पर एक सामान्यीकरण के नियम की तलाश करना है, उनकी खोज करना है। और तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र का अंतिम बिंदु है सूक्ष्म या लघु स्तरीय अध्ययन। वर्तमान में लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में इस बात पर बल दिया जाता है कि सूक्ष्म इकाई अनुसंधान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है और समस्याओं की गंभीर और गहन अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसी अध्ययनों में हम जब किसी एक बिंदु विशेष पर उसके तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जाता है तो हम एक लघु स्तरीय अध्ययन की श्रेणी में देते हैं। जैसे बिंदु हड़ताल है करना, हड़ताल का अमेरिका में भारत में हड़ताल के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन इसी लघु स्तरीय इकाई में आएगा।
फाइल निस्तारण की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, रिश्वतखोरी की बात हो, या भर्ती की बात हो, या प्रशिक्षण की बात हो, या सेवा शर्तों की बात हो, इत्यादि बिंदुओं को किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य परस्पर अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका लघु स्तरीय अध्ययन संभव हुआ है। कार्य प्रकृति की दृष्टि से तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र ये भी हो सकता है कि जब हम संक्षिप्त में इसको जानें कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दो देशों के मध्य हो सकता है। इसका क्षेत्र अंतर्देशीय यानी कि एक देश के अंतर्गत भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तीसरा बिंदु अंतर सांस्कृतिक हो सकता है, जैसे अमेरिका के लोक सेवकों के और भारत के लोक सेवकों का जनता के प्रति जो व्यवहार है उसका अध्ययन अंतर सांस्कृतिक में आएगा। ये समसामयिक भी हो सकता है, जैसे भारत और जापान की जो व्यवस्था का अध्ययन हो सकता है। और ये संकर सामयिक भी हो सकता है, जैसे भारत की मौर्य काल की तुलना भारत के आज के प्रशासन की मौर्य काल से तुलना, ये संकर सामयिक भी हो सकता है। ये अध्ययन विकसित, विकासशील और अत्यंत पिछड़े देशों का अध्ययन भी किया जा सकता है। और इसमें कार्य प्रणाली, संरचना, संगठन, पर्यावरण के संदर्भ में भी अध्ययन हो सकते हैं। इन्हें अंतर संरचनात्मक कह सकते हैं जब संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कि भारत के मंत्रिमंडलीय सचिवालय में मंत्रिमंडलीय सचिवालय के ढांचे की ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय सचिवालय की तुलना अंतर संगठनात्मक संरचना की श्रेणी में आएगा। तो निष्कर्षतः जो प्रशासन का जो तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र है बहुत व्यापक है, और ये उतना ही है जितना लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन की चाहे नियोजन से लेके संगठन, प्रतिवेदन, बजट और नीति, जनसंपर्क और कार्यक्रम के क्षेत्र सम्मिलित हैं, वो तुलनात्मक लोक प्रशासन की परिधि के भी अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र समझा, जाना। अगले वीडियो में हम तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो विकास है और महत्व है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।